Hello everyone. In previous lecture, we will cover the bone marrow. In this video, we will discuss about the cartilage. तो कार्टिलेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. रीज़न ये है कि जितने भी अभी तक हमने लेक्चर कवर किए, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग अडल्ट बोन हो, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग अडल्ट बोन हो, है ना, लॉन्ग बोन हो, या अपन ने और भी स्ट्रक्चर देखे थे. बोन जब हमने देखा था उसमें एक वर्ड बार बार आ रहा था कार्टिलेज, है ना. एट दी एंड अपन ने देखा ना, जब स्ट्रक्चर बना था बोन का, साइड में हमने देखा था कार्टिलेज आ रहा था इपीफाइसिस में. इसके अलावा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बाद हमें पढ़ना है जॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारे जॉइंट हमें पढ़ने हैं और वो एग्जाम में आते हैं. तो जब हम वहाँ जॉइंट पढ़ेंगे ना, ये बट फिर आएगा कार्टिलेज, इसीलिए हमें यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, कनेक्टिव कि जैसे होता है ना कनेक्शन, मोबाइल का कनेक्शन, उसका कनेक्शन जोड़ना, कार्टिलेज भी जोड़ने का काम करेंगे. तो हम बोला कनेक्टिव टिश्यू. जैसे हमारा ब्लड था, कनेक्टिव टिश्यू था ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि फ्लूइड इन नेचर था. तो ये भी होगा कनेक्टिव टिश्यू. और मेनली किसको, बोन से बोन को जोड़ने में हेल्प करते हैं हमारा क्या, कार्टिलेज. आगे देखते हैं. नाइदर टू हार्ड एस बोन एंड नॉर टू सॉफ्ट एस मसल. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि ना तो नाइदर टू हार्ड एस बोन, टू का मतलब ज़्यादा, ना ही ये बोन के जितना कड़े हैं इतने हार्ड है कि किसी को ह्यूमरस फीवर मार दो फेंक के सर फूट गया, पता चले पढ़ाते ही मैं पढ़ा रहा हूँ भी फेंक के मार दे सर फूट गया, ऐसे इतने हार्ड भी नहीं है. और नॉर टू सॉफ्ट एस मसल, एकदम मसल कैसे सॉफ्ट भी नहीं है कि ऐसे किसी ने खींच दिया और बिल्कुल मसल वो हो गई, खिंच गई, टेढ़ी हो गई. तो ना ही इतने सॉफ्ट है, तो ना हार्ड है ना सॉफ्ट है. तो इसे क्या बोल सकते हो, बीच मिडिल वाली कंडीशन. मीन्स दे आर सेमी रिजिड. रिजिड का मतलब होता है कठोर, तो सेमी मतलब आधे रिजिड आप बोल सकते हो. और कोई भी चीज़ अगर आधी रिजिड है भाई, जैसे पत्थर हो तो वो तो पूरा रिजिड है. एक आप वो देखो, वो नहीं होते यार छर्रे, कंचे खेले होंगे मार्बल वाले, वो तो पूरा रिजिड है. और एक उसी को लो बॉल, छोटी वाली भी जो बॉल आती है छोटी छोटी रबड़ की, वो होंगी सेमी रिजिड, और उसे आप बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर. तो हमारा कार्टिलेज भी है सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल, कि वो नहीं होती रबड़ जैसे बोलते, फ्लेक्सिबल इलास्टिसिटी होना, है ना. तो ये होगा फ्लेक्सिबल. आगे डिस्कस करते हैं इसके टाइप के. तो हम कार्टिलेज को 3 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं. एक है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज, एक है हमारा हाइलन कार्टिलेज, और एक है फाइबर्स. एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर और फंक्शन है, जो कि अपन अभी देखेंगे ना तो समझ में आएगा. पहले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज. तो कार्टिलेज तो कनेक्टिव टिश्यू है. इलास्टिक से आप लोग इलास्टिसिटी निकाल लो, रबर होती है ना, इलास्टिसिटी जैसे खींचो, सेम ऐसे कार्टिलेज भी कुछ ऐसे ही होंगे, सबसे स्मूथ और वेरी फ्लेक्सिबल. ये क्या रहेंगे, बहुत सॉफ्ट है, वेरी स्मूथ एंड वेरी फ्लेक्सिबल, के अपन को नहीं खींच दो. सबसे अच्छा एग्जांपल दो ना, ये कान वाला, आप रबड़ को तोड़ दो मोड़ दो कुछ नहीं होता. सेम है हमारे कान के यहाँ पर ना, ये वाला एरिया जहाँ महिलाएं बाल ही छिदवाती हैं आजकल, तो यहाँ तक छिदवा देते हैं भाई. छिदवाने वालों का क्या है, जो बाद में पहना आएगा उसकी सोचो. तो समझ में आया, यहाँ पर ये जो एरिया है ना, क्या सिलेबस, वो छिदवाने में तो 10 रुपये लगता है, जो पहनाता है उसे पता. तो यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज, आप कान को मरोड़ दो तोड़ दो वो एक सा हो जाता है. तो सबसे बेटर एग्जांपल है फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर. इसके अलावा इपीग्लॉटिस और लैरिंग्स में. अब इपीग्लॉटिस क्या होता है, ये हमारे बॉडी के एक पार्ट है. अपन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में पढ़ सकते हो. क्यों, क्योंकि हमारा ये रहता है ना, फूड और एयर दोनों का पैसेज पहले कॉमन होता है, जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स. यहाँ तक एक सा रहता है, इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स. उसके बाद क्या होता है, यही ट्रैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एक जाता है हमारे एयर के लिए और एक जाता है हमारे फूड के लिए. तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इपीग्लॉटिस. मतलब जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप एयर लोगे तो ये एयर पैसेज है, ये फूड पैसेज है. आप एयर लोगे तो ये वाला पैसेज यहाँ, इपीग्लॉटिस यहाँ मूव करेगा तो ये वाला पैसेज बंद, और एयर जाती है यहाँ. और जब खाना खाते हो तो ये इपीग्लॉटिस इस साइड मूव करता है और आपका फूड जाता है यहाँ, एयर बंद. एपीग्लॉटिस और पूरा हमारा ब्रेन के कंट्रोल में होता है, हम कंट्रोल नहीं करते. अब ऐसा आपने सोचा, एक ब्रेन खाना खा रहे हैं, एपीग्लॉटिस इस साइड घूमो, इस साइड घूमो, अब सांस ले इस साइड घूमो, इससे ऐसे मर जाएंगे हम. तो ये जो पूरा कंट्रोल है ब्रेन का. अब देखो इसी से एक चीज़ और जुड़ी, हिचकी. आप कभी भी देखना कि आप खाना खाते टाइम, पानी पीते टाइम हिचकी बहुत आती है, लेकिन वो हिचकी आप नोट करना तब आएगा जब या तो आप किसी के बारे में सोच रहे होंगे,
ये मतलब आप कुछ भी चल रहा है ना, मतलब क्या मुस्कुराई थी ऐसा वैसा, ज़रूरी नहीं है, और कुछ भी सोच सकते हैं लोग, मतलब कुछ भी आप सोच रहे हो टेंशन में हो, तब अब आपका ब्रेन क्यों किसे कंट्रोल करता है, लेकिन आपका ब्रेन तो किसी और की यादों में खोया हुआ है। तो अब आपके एपिग्लोटिस पूछेगा भाई जो आ रहा वो एयर है कि फूड, लेकिन एपिग्लोटिस क्या मुस्कुराई थी, और इसका रिफ्लेक्स जैसा ही बिगड़ता है, आपको आती है हिचकी, तो लोग उल्टा बोलते हैं कि कोई तुम्हें याद कर रहा तो हिचकी आ रही, उल्टा है भाई, ध्यान देना, स्पेशली समझ रहे हो ना कि जो जिसको हिचकी आ रही ना वो किसी को याद कर रहा है। कह रहे से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव में। तो ये था एपिग्लोटिस, इसमें भी रहता है हमारा कौन सा, कार्टिलेज इलास्टिक। इसके अलावा लैरिंग्स, तो ये हमारा लैरिंग्स क्या होता है, इसे अपन बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी हम इसे बोल सकते हैं। इसे भी हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आगे डिस्कस करेंगे। ये साउंड प्रोड्यूस करता है ना, तो हम इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। आगे देखते हैं, दूसरी हमारी कैटेगरी है हाइलेन कार्टिलेज। अब हाइलेन कार्टिलेज क्या होते हैं, मोस्ट एबंडेंट। पहली चीज, दीज आर मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। मोस्ट एबंडेंट का ये मतलब है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा कार्टिलेज पाया जाता है यही है हमारा हाइलेन कार्टिलेज। और अब ये क्या होगा, ये तो बिल्कुल स्मूथ था, ये भी स्मूथ होगा बट इसके जितना नहीं होगा, फ्लेक्सिबल भी है बट एकदम इसके जैसा नहीं होगा। और ये तो हमारा पतला रहता है, थोड़ा सा हमारा कैसा रहेगा, थिक। थिक का रीज़न हम डिस्कस करते हैं, क्यों, क्योंकि मेनली ये प्रेजेंट रहेगा एट दी एंड ऑफ ऑल लॉन्ग बोन। हम एक लॉन्ग बोन बनाते हैं, ये हो गई हमारी एक लॉन्ग बोन, सिर्फ एक डायग्राम के लिए, ये हो गई हमारी लॉन्ग बोन, इस तरीके से है लॉन्ग बोन। अब अपन ने डिस्कस किया था ना कि यहीं पर ये जो रीजन यहाँ पूरा रहता है हमारा कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज होता है इलास्टिक कार्टिलेज, ये सॉरी हाइलेन कार्टिलेज, दोनों साइड, क्योंकि एक बोन इस साइड से भी आएगी इस तरीके से, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट इसलिए होता है, इट एक्ट ऐसा कुशन। कुशन का क्या मतलब है, कुशन का मतलब होता है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है कि आप सपोज करो कि हमारी बोन है, हम नी जॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है, मतलब ऊपर फीमर नीचे टीबी। अब वैसे में कूंदा या कोई भी कूंदा, अब आपने कभी सोचा इतनी हार्ड बोन है, हमारी बोन ही टूट जाए, जैसे कि होता है आप पत्थर नीचे फेंकेंगे टूट जाएगा, टूट जाता है, लेकिन रबड़ की बोल फेंको कहीं फेंकते बोन ही टूटती। सेम है, क्योंकि बोन अगर बोन ही रहेंगी तो टूट जाएंगी हमारी गिरद में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्मूथ होता है तो जैसे आप कूदते हो ना, शॉक एब्जॉर्बर। 10th 12th में सबने सुना होगा कि एक आप कांच की गिलास को फर्श में फेंकते हो तो टूट जाती है, वहीं रेत में या गद्दे में नहीं, क्यों, क्योंकि वो रहते हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर, स्मूथ। एक तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, दूसरी चीज़ वो स्मूथ हैं। तो क्योंकि हम भी कूदते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, तो ये कैसे उस पेन को बचाते हैं, उस शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि हमारी बोन ना टूटे, एक फंक्शन। दूसरी चीज़, ये और कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, नोज़ में, लैरिंग्स और ट्रैकिया में, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है पूरा हमारा, और यहाँ पर हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। वहाँ पर हम इसे बहुत डिटेल में देखेंगे, जो हम सांस अंदर फिर ये बाहर ले रहे हैं ना, इसमें बहुत हेल्प करते हैं हमारा हाइलेन कार्टिलेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप, दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज। तो जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा, फाइब्रस मतलब फाइबर्स, और फाइबर्स अपन ने देखा था कि हमेशा वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, मतलब रस्सी नहीं होती, अपन कोई चीज़ जोड़ते हैं तो फिर अपन रस्सी बांध देते हैं, क्यों, ताकि वो से क्या प्रोवाइड करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो एक ऐसे रहेंगे, दीज आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। इसके अलावा दे हैव द लेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर स्ट्रेंथ। अपन ने अभी तक इससे पहले कौन कौन से देखे, इलास्टिक कार्टिलेज जिसमें इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ सबसे कम थी। दूसरी हाइलेन कार्टिलेज जिनमें जो कि बहुत ज़्यादा इलास्टिक भी नहीं थे, अपन ने देखा ना कि सब इलास्टिक थे और स्ट्रेंथ भी उनमें कम थी। इसके अलावा हमारा जो रहेगा फाइब्रस कार्टिलेज, इसमें इलास्टिसिटी रहेगी सबसे कम, मतलब सब आप बोल सकते हो कठोर रहेगा, हार्ड रहेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये हार्ड है, तो इसमें रहेगी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये कहाँ पर हमें देखने मिलेंगे, फाउंड इन वर्टिब्रा कॉलम। जैसे कि अपन ने स्केलेटन में डिस्कस किया था, एक्सियल स्केलेटन में, कि हमारे वर्टिब्रा थे ना समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से अपन ने देखा था कि वर्टिब्रा है और इनके बीच प्रेजेंट था हमारा कार्टिलेज, और यही कार्टिलेज, वैसे अपन इसे वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। जब अपन सिर्फ ये वर्टिब्रा कॉलम पढ़ेंगे ना, तब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक वर्टिब्रा को और सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बिटवीन टू वर्टिब्रा,
यही होता हमारा फाइब्रस कार्टिलेज, और इसे बोला जाता है इंटर वर्टिब्रल कार्टिलेज। इंटर मतलब बीच में, वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रा, और कार्टिलेज ऐसा कार्टिलेज जो दो वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई हैं, दैट इज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में कुछ बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल, जो कि अपन ने देखा था ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन में। जब अपन ने ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन देखी थी ना, कि अपनी इपीफिजियल आर्टरी थी वो क्या कर रही थी, इपीफाइसिस को सप्लाई कर रही थी पूरे जो बोन का एंड वाला पोर्शन होता है। किसे छोड़ रही थी, कहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, सिर्फ इस कार्टिलेज में, क्योंकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल होती ही नहीं है। तो दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल कैरी करती है ब्लड, ब्लड में है न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस से होगा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग, जीने के लिए। तो जब यहाँ ब्लड वेसल ही नहीं है कार्टिलेज में, तो ना यहाँ न्यूट्रिएशन आना चाहिए, ना प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और ना इसे जिंदा रहना चाहिए। लेकिन हमारे कार्टिलेज जिंदा रहते हैं, तो न्यूट्रिएशन कैसे मिलता है? न्यूट्रिएशन मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अपन ने देखा था ट्रांसपोर्ट में, है ना, डिफ्यूज़न पढ़ा था ना अपन ने। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह हो गया हमारा कार्टिलेज, इसके आजू बाजू जो भी ब्लड वेसल इसमें नहीं है, लेकिन आजू बाजू तो रहेंगी, वहाँ से सब्सटेंस डिफ्यूज़ होते हैं इनमें, और इन्हें मिलता है न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस। तो ये है प्रोवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। दूसरी यूनिक क्वालिटी यहाँ पर क्या है, रिपेयर स्लोली एंड कैन नॉट रिपेयर इटसेल्फ। देखो रिपेयर स्लोली तो समझ ही जाओ कि अपन ने देखा था भाई, हमारे अगर किसी भी ऐसे पार्ट में इंजरी होती जहाँ डायरेक्टली ब्लड वेसल हैं, तो हमारे ब्लड में सारे न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस हैं। हम इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो हमारी ल्यूकोसाइट है, अगर इंजरी हुई तो हमारी प्लेटलेट्स से क्लॉटिंग करवाएंगी, मतलब आपकी रिपेयरिंग ईजी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो ब्लड वेसल है ही नहीं, न्यूट्रिएशन ही डिफ्यूज़न से मिल रहा, तो यहाँ अगर कोई भी इंजरी होगी तो रिपेयर होगा तो बहुत स्लो होगा, अगर होगा, क्योंकि वो इन्हीं ब्लड वेसल किसी न किसी की हेल्प से होगा। एक खुद तो अपने आप को रिपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं, खुद की ब्लड वेसल ही नहीं है। यही लाइन है कि खुद रिपेयर नहीं हो सकते, इन्हीं ब्लड वेसल की हेल्प से रिपेयर होंगे जो इसके आसपास प्रेजेंट है। इसीलिए इनकी ये ग्रोथ ना बड़ी स्लो ये रिपेयर होते हैं, बहुत ही आराम से। आगे देखते हैं, दे डू नॉट हैव नर्व, इनके पास कोई नर्व वेसल भी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट हैव एनी पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन क्या, कोई भी सेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी हमारे सेंसेशन, जैसे अपन ने डिस्कस किया कि अगर मैं यहाँ टच कर रहा, हाथ जल जाए, तो पूरा नर्व फैली हुई है, उससे हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हमारा हाथ जला है। इस समय ये होता ही नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक और बोन बना दूँ और इन दोनों के बीच में अगर हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर ये कार्टिलेज अब डैमेज हो रहा तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ये पूरी तरीके से डैमेज ना हो जाए, या फिर मूवमेंट में दिक्कत ना आने लगी, क्योंकि इसमें कोई पेन सेंसेशन तो है नहीं कि इसमें अगर ये ख़राब भी रहा तो हमें दर्द होगा, दर्द हमें तो होना नहीं है। तो हमें कब पता चलेगा, मोस्टली जब ये ख़त्म ही हो जाएगा, कहने का मतलब ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो ये जा ही नहीं रहा, पता चला फंसा ही रह गया। सो दीज आर द यूनिक क्वालिटीज ऑफ कार्टिलेज। आई होप आप लोग की वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।